Hello, good evening everyone. My name is C.S. Sarvesh Kumar and I am based in Lucknow and I am running an academy of commerce in Lucknow by the name of Mentoro. और आज हम लोग जो कंपनी जो पूरा 12th के अकाउंट्स का मोस्ट इजी चैप्टर जिसका नाम है शेयर्स काउंटिंग, तो उसको हम लोग अभी आज डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले हम समझेंगे कंपनी कैसे बनती है और कंपनी में कितने टाइप के शेयर होते हैं, उनसे रिलेटेड अकाउंट्स के जो भी कंपनीज एक्ट के प्रोविजंस हैं वो क्या क्या है, वो सब बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेंगे, क्योंकि उसके बिना आप अकाउंटिंग समझ नहीं सकते जब तक बेसिक नेचर ना पता हो आपको कि शेयर्स क्या होते हैं, उनकी क्या क्या हर एक की नेचर होती है। तो फ्रेंड्स, इंडिया में प्राइमरली दो तरह की कंपनी है जो ज़्यादा चलती हैं, एक प्राइवेट लिमिटेड है और एक पब्लिक लिमिटेड है। अभी वन मैन कंपनी है बट वो बहुत ही छोटे टर्नओवर के लिए, 2 करोड़ तक के टर्नओवर के लिए वन मैन कंपनी, और प्रैक्टिकली उसका कोई यूसेज इतना रिलेवेंस है नहीं और ना ही इतना चलन में है अभी नया कंसेप्ट है। तो प्राइमरली हम लोग प्राइवेट कंपनी और पब्लिक लिमिटेड कंपनी दो तरह की कंपनी होती है। तो कंपनी जब में प्राइवेट लिमिटेड के लिए और पब्लिक लिमिटेड के लिए शेयर ऑथराइज शेयर के कैपिटल की बेसिस पे है कि जो मेरी प्राइवेट लिमिटेड है उसमें मिनिमम आपकी पेड अप कैपिटल 1 लाख होनी चाहिए और पब्लिक लिमिटेड में मिनिमम पेड अप कैपिटल आपकी 5 लाख रुपए होनी चाहिए। तो अगर आप सबसे पहले समझते हैं कंपनी बनती कैसे है, जैसे हम 2 या 2 से ज़्यादा पर्सन मिलकर डिसाइड करते हैं, एक बिजनेस मॉडल डिसाइड करते हैं और फिर उसका डिसीजन लेते हैं कि भाई हमको कॉर्पोरेट फॉर्म में काम करना है, तो हम लोग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाने की स्टेप बताते हैं। सबसे पहला स्टेप है कि एज ए आप जो भी पर्सन रहेंगे एज ए डायरेक्टर, उनका डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट बनेगा और डीएससी बनने नॉर्मली 1-2 दिन होता है, आपके आधार और पैन के बेसिस पर आपका डीएससी बन जाता है। फिर आपका डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, ये दोनों चीज़ें जरूरी होती हैं। फिर उसके बाद आप कंपनी का जो भी आपका नाम रखना चाहते हैं तो आप 3-4 नेम सजेस्ट करते हैं और उसके लिए आप रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, हमारा एक रेगुलेटर है, तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंदर में आता है एमसीए, और ये आरओसी पूरे इंडिया में कंपनी एक्ट 2013 का सारा ऑपरेशंस और मेंटेनेंस यही देखता है। तो आप आरओसी की साइट पे अप्लाई करते हैं और आपको नॉर्मली अगर आपका नाम में कोई ऑब्जेक्शन नहीं है तो आपका नाम 1-2 दिन में अलॉट हो जाता है। उस नाम के अलॉट होने के बाद आप मेमोरेंडम और आर्टिकल्स अपने प्रिंट कराते हैं। मेमोरेंडम और आर्टिकल्स के लिए टेबल एफ में आपके आर्टिकल्स का पूरा प्रोविजन है। मेमोरेंडम आपका बेसिकली एक चार्टर हो गया, उसमें 6 क्लॉजेज होती है। तो आपकी वो 6 बेसिकली आपका ऑब्जेक्ट क्लॉज होती है कि आपकी कंपनी क्या लाइन ऑफ बिजनेस करेगी, कि आपका मेन एक्टिविटीज कौन कौन सी होंगी, फिर उनसे रिलेटेड एंसिलरी एक्टिविटीज होती हैं, तो आपके ऑब्जेक्ट क्लॉज में डिफाइन होती हैं। आपका नेम क्लॉज होता है, कंपनी का नाम क्या रहेगा। सिचुएशन क्लॉज होता है कि सिचुएशन आपकी ऑफिस की कहाँ रहेगी, उसी के बेसिस पे आपका रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज का डिसीजन होता है। जैसे मैं लखनऊ में हूँ तो हमारा आरओसी ऑफिस कानपुर पड़ता है। फिर उसके बाद आपकी ऑथराइज कैपिटल क्लॉज होती है, बहुत इंपॉर्टेंट क्लॉज है, क्योंकि ऑथराइज कैपिटल यही बेसिकली आपकी एक अथॉरिटी है जिसके बेसिस पे आप ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी इतने आप शेयर कैपिटल इशू कर सकते हैं। ये आपकी सीलिंग होती है कि भाई मैं इससे मैक्सिमम कैपिटल इशू नहीं कर सकता, इसी को हम नॉमिनल कैपिटल भी बोलते हैं। फिर आपकी सब्सक्रिप्शन क्लॉज होती है। ये 5-6 क्लॉजेज हैं जो इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में आपको शेयर्स अकाउंटेंट से रिलेटेड टेबल एफ है, उसमें मेनली कॉल्स को कौन कौन कितनी कॉल्स लग सकते हैं, और जो कंपनी के प्रोविजन है उसके हिसाब से आप एक कोई भी कॉल अगर रखते हैं इस स्टेज में तो आपका मिनिमम 25% फेस वैल्यू को आपको कॉल करना होता है, ठीक है। फिर उसका टेबल एफ में अगर आपने कॉल्स इन एडवांस या कॉल्स इन एरियर है तो उसके लिए इंटरेस्ट स्पेसिफाई है। जैसे कॉल्स इन एरियर अगर आपको किसी ने कॉल नहीं दी है तो आप उस पर 10% चार्ज कर सकते हैं, और किसी ने आपको एडवांस दे दिया है तो आप मैक्सिमम 12% स्पेसिफाई कर सकते हैं, 12% से ऊपर आप चार्ज नहीं कर सकते। तो ये बेसिकली कंपनी एक्ट के प्रोविजंस हैं।
तो अब जब अभी कंपनी होती है, कंपनीज एक्ट में दो तरह के शेयर्स स्पेसिफाई हैं, एक है इक्विटी शेयर्स और एक है प्रेफरेंस शेयर्स। तो इक्विटी शेयर इज ए शेयर विच इज नॉट ए प्रेफरेंस शेयर्स, तो हमको देखना पड़ेगा प्रेफरेंस शेयर्स कौन कौन से हैं। तो प्रेफरेंस शेयर जो आपका है उसमें आपके प्रेफरेंस शेयर्स के दो ही फीचर हैं, एक्चुअली दो तीन फीचर ही हैं। सबसे पहले तो आपको जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर हैं, इनका इक्विटी शेयर होल्डर्स जो कंपनी के रियल मालिक हैं उनसे पहले डिविडेंड पेमेंट होता है, और अगर इन केस कंपनी बैंकरप्सी जाती है, मतलब कंपनी जब खत्म होती है, तो उनकी कैपिटल का पेमेंट इक्विटी शेयर होल्डर से पहले होता है। प्रेफरेंस शेयर्स हमारे 3-4 कैटेगरी है, जैसे लिक्विडेशन पे होते हैं, रिडीमेबल होते हैं, नॉन रिडीमेबल होते हैं। फिर आपके डिविडेंड के बेसिस पे है कि क्यूमुलेटिव हो सकते हैं, नॉन क्यूमुलेटिव हो सकते हैं। एक कन्वर्जन के बेसिस पे है कि मेरे कन्वर्ट हो सकते हैं इक्विटी शेयर्स में, और नॉन कन्वर्टेबल भी हो सकते हैं। तो बेसिकली प्रेफरेंस शेयर वो शेयर्स हैं जिसमें मेरा एक परसेंटेज स्पेसिफाई रहता है, जैसे कि मैं कह दूंगा कि 9% प्रेफरेंस शेयर्स। तो बेसिकली ये 9% आपका डिविडेंड का पेमेंट है, कि आपको अगर कोई भी डिविडेंड कंपनी डिक्लेयर करती है तो इक्विटी शेयर होल्डर से पहले ये आपका डिविडेंड दिया जाएगा। ठीक है, ये एक तरह जैसे आप डिवेंचर होल्डर्स होते हैं, डिवेंचर होल्डर्स को इंटरेस्ट जाता है, तो ये आपके जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर होते हैं उनको डिविडेंड की फॉर्म में देते हैं। यूजुअली ये जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का रेट होता है, डिविडेंड कूपन रेट, ये बेसिकली आपका डिविडेंड्स डिवेंचर से ज्यादा होता है, क्योंकि इनका रिस्क बहुत ज्यादा है। डिवेंचर होल्डर्स तो ये है कि अगर कंपनी ने इंटरेस्ट की पेमेंट नहीं किया तो वो लिक्विडेशन के लिए जा सकते हैं कि मैं कंपनी मेरे पैसे नहीं दे रही, बैंकरप्ट हो गई है। बट इनका पेमेंट नहीं आया, 2 साल 3 साल नहीं दिया, तो दे हैव नो ऑप्शन एक्सेप्ट जब किसी क्रेडिटर्स ने अगर लिक्विडेशन के लिए दिया तो इनका पैसा मिलेगा, अदरवाइज दे हैव टू वेट फॉर। अब इसमें भी क्यूमुलेटिव होते हैं, जैसे कई बार होता है कि डिविडेंड इस साल का सपोज है, अगर 9% डिविडेंड मैंने नहीं दिया, तो अगर मेरे नॉन क्यूमुलेटिव है तो डिविडेंड का मेरा राइट फोरगो हो जाएगा, मैं अगले साल क्लेम नहीं कर सकता। अगर ये मेरा क्यूमुलेटिव है तो ये हर साल एक्रू होता रहेगा, और जब भी कंपनी डिविडेंड देगी तो पीछे का मेरे को मिल जाएगा। तो ये बेसिकली हमारी भूमिका है कि मेरे डिविडेंड का कैसे रहेगा। एक्चुअली सेकंड किधर गया, चलिए अब समझते हैं कि कंपनी, तो अब समझते हैं कंपनी कैसे फंड्स के लिए पब्लिक को अप्लाई करती है। ऐसा नहीं कि कोई भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी उठी और फंड्स के लिए अप्लाई करनी चली गई पब्लिक को, भी मेरा आईपीओ आ गया। आईपीओ कराने के लिए सबसे पहले आपका एक क्राइटेरिया होना चाहिए, जो सेबी के लिस्टिंग क्राइटेरिया है। तो सेबी डे टू डे, मतलब आपका टाइम टू टाइम बेसिस पे लिस्टिंग क्राइटेरिया अपडेट करती रहती है। जैसे मेरा 3 साल का टर्नओवर हो, प्रॉफिटेबल हो, मेरा ड्यू डिलिजेंस क्लियर हो, कोई लिटिगेशन का इश्यू ना हो, तो उसके बेसिस पे आप एक प्रोस्पेक्टस फाइल करते हैं सेबी को, जिसको बोलते हैं हम DRHP, ड्राफ्ट रेड हरिंग प्रोस्पेक्टस। उसमें आप कंपनी की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, सारी इंफॉर्मेशन होती है। कोई लीगल केस है, कंपनी का मैनेजमेंट का है, क्या करता है, और कोई सिस्टर कंसर्न है, होल्डिंग कंपनीज, ये सब चीजें उसमें डिसाइड होती हैं। अगर सेबी आपसे सेटिस्फाई है तो आपको गो अहेड दे देती है। गो अहेड देने के बाद आप पब्लिक के पास जा सकते हो, प्रोस्पेक्टस का अपनी एप्लीकेशन फॉर्म लॉन्च करते हैं। पहले नॉर्मली एप्लीकेशन हार्ड कॉपी में होती थी, तो पब्लिक उनको अप्लाई करती थी। हार्ड कॉपी बैंकर्स, नॉर्मली बैंक्स में या पब्लिक प्लेसेस में मिलती रहती थी। तो आप उसमें अपना जो भी जितने भी शेयर्स अप्लाई करने हैं वो शेयर्स आप लिख के एप्लीकेशन देते थे, और उसके साथ चेक लगा के एप्लीकेशन मनी जो होती थी
आप बैंक में डिपॉजिट कर देते थे। नॉर्मली कुछ दिन के लिए आईपीओ खुला रहता था, 4-5 दिन। तो जब विंडो क्लोज होती थी उसके बाद महीने बाद कंपनी देखती थी कि भाई मेरे पास पैसे इतने आ गए हैं। अब जो जिसको होता था उसके बेसिस पे फिर उसको एप्लीकेशन मनी को एक्सेप्ट कर लेती थी और आपका पैसा जमा करा लेती थी और आपका नाम मेंबर्स रजिस्टर में डाल देती है कि आप भाई अब उसके कंपनी के शेयर होल्डर हो गए। उसके बाद जो आपने पैसा दिया था वो आपकी शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। आज भी वही प्रोसेस है, आज सब कुछ ऑनलाइन है। तो ऑनलाइन के थ्रू आप अप्लाई करते हो। नॉर्मली बड़े सारे ऐप है, जीरोधा, ग्लो एक्सेट्रा, यही मेजर 2-3 ऐप्स है, इनके थ्रू आप अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई करोगे तो आपका पैसा कंपनी के पास चला जाता है, एप्लीकेशन मनी, और आपकी एप्लीकेशन चली जाती है। कंपनी जब एप्लीकेशन आपकी एक्सेप्ट कर लेती है तो आपका पैसा तो तभी जमा हो जाता है। आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट करी तो आपका नाम मेंबर्स रजिस्टर में आता है। जिस दिन आपका नाम मेंबर्स रजिस्टर में होता है उस दिन आप कंपनी के शेयर होल्डर हो गए। तो अब इसमें हम पहले समझ लेते हैं कि कितने तरह से आपकी सब्सक्रिप्शन हो सकती है। तो सबसे पहले समझते हैं कि मेरी ऑथराइज कैपिटल क्या है। बेसिकली ऑथराइज कैपिटल वो है जो आपकी कंपनी पूरे ड्यूरिंग द लाइफ टाइम पब्लिक से कॉल कर सकती है। ये मेरी, आप ध्यान रखिए, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखी होती है और सिर्फ एक यही कैपिटल लिखी होती है कि भाई मेरी इतने की मेरी ऑथराइज कैपिटल है। ये एक तरह का लाइसेंस है कि आप इससे बियॉन्ड नहीं जा सकते। आपको अगर इससे बियॉन्ड जाना है तो आपको मेमोरेंडम को अमेंड करना पड़ेगा और उसकी जब भी आप बढ़ाएंगे तो उसकी एक स्टैंप ड्यूटी जमा होती है। वो स्टैंप ड्यूटी जमा होकर आपको आरओसी में इंटीमेशन देनी होती है। ठीक है, ऑथराइज कैपिटल होने के बाद आपकी आती है इशूड कैपिटल, इशूड या ऑफर्ड। इशूड कैपिटल ऑथराइज कैपिटल का वो पोर्शन है जो मैं पब्लिक को इशू करता हूं कि भाई मेरे इतने शेयर्स ऑफर करे हैं, आप इनको अप्लाई कीजिए। तो जो आप पब्लिक को ऑफर करते हैं उसको हम इशूड या ऑफर्ड कैपिटल बोलते हैं। जैसे इस एग्जांपल में मान लेते हैं कि हमारी जो ऑथराइज कैपिटल है 1 लाख शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, तो मेरी 1 करोड़ की ऑथराइज कैपिटल है। अब मैं जो पब्लिक को 60,000 शेयर्स ऑफर कर रहा हूं ऑफ ₹100 ईच, तो मैंने पब्लिक को 60 लाख रुपए के शेयर्स ऑफर करे। अब बाई चांस जो मैं पब्लिक को शेयर्स ऑफर करता हूं उसमें 2-3 केस हो सकते हैं, उसको डिटेल में समझते हैं। जैसे आपके मैंने इशूड करे और ये पब्लिक ने सब्सक्राइब करे। सपोज मैंने 60,000 इशू करे, 60,000 करे और 60,000 करे। मैंने पब्लिक को ऑफर दिया, इशूड ऑब्लिक ऑफर्ड, 60,000 शेयर्स, 60,000 शेयर्स और 60,000 शेयर्स। पब्लिक ने पहले केस में मेरे 60,000 शेयर्स एक्सेप्ट कर लिए। दूसरे केस में पब्लिक ने मेरा आईपीओ अच्छा लगा, उन्होंने 70,000 शेयर्स के अप्लाई कर दिया। तीसरे केस में भाई मुझे कोई जानता ही नहीं है, आप कौन मैं कौन, पब्लिक को पता ही नहीं चला, तो 50,000 शेयर्स में उन्होंने अप्लाई कर दिया, सब्सक्राइब कर दिया। जब पब्लिक सब्सक्राइब करती है तो एप्लीकेशन के साथ साथ पैसे भेजती है जो मेरे बैंक खाते में जमा हो जाते हैं। ठीक है, तो जो फर्स्ट केस है जिसमें मैंने जितने शेयर्स ऑफर करे पब्लिक ने एग्जैक्टली उतने शेयर्स सब्सक्राइब कर लिए, तो इसको हम बोलते हैं फुल्ली सब्सक्राइब्ड। पब्लिक ने अगर ज्यादा शेयर्स के लिए, सपोज मैंने 60,000 शेयर्स ही ऑफर करे थे बट पब्लिक ने 70,000 शेयर्स सब्सक्राइब कर लिए या एप्लीकेशन अप्लाई कर दिए, तो मेरा दिस इज केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन। तीसरा केस है कि मैंने 60,000 दिए थे, पब्लिक को पसंद नहीं आया, तो 50,000 शेयर्स मेरा हो गया। दिस इज कॉल्ड योर
अंडर सब्सक्रिप्शन। जो आज की डेट में कंपनी का प्रोविजन है उसके हिसाब से अगर आपको 90% से कम आपका इश्यू सब्सक्राइब हुआ है तो आप तुरंत पब्लिक को पैसे वापस कर देंगे। ठीक है, अब हम दूसरा केस समझते हैं कि हमारे शेयर्स इशू कितने के हो सकते हैं। होप दिस इज क्लियर। फुल्ली सब्सक्राइब, ओवर सब्सक्रिप्शन एंड अंडर सब्सक्रिप्शन। इसकी अकाउंटिंग हम धीरे धीरे आगे स्टेप में पढ़ेंगे, पहले बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले सकते हैं। यूजुअली कंपनी के शेयर्स की फेस वैल्यू 100 रुपए रहती है। इसको हमारी फेस वैल्यू और नॉमिनल वैल्यू बोलते हैं। बेसिकली शेयर्स होता क्या है कि जैसे आप अगर समझेंगे, जैसे आपने प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप अभी देखा होगा, तो उसमें प्रोप्राइटरशिप में जैसे सिंगल पर्सन होता है, उसी की लिमिटेड कैपिटल होती है। फिर हम थोड़ा और एक्सपेंड करते हैं कि हमको अपने बिजनेस के लिए रिसोर्स चाहिए, अच्छे पर्सन्स चाहिए, और फिर हर एक इंडिविजुअल की लिमिट होती है। 3-4 पर्सन मिलेंगे तो उनका कैपिटल कंट्रीब्यूटिंग कैपेसिटी ज्यादा होती है, तो हम पार्टनरशिप हम बनाते थे। पार्टनरशिप में वही होता था, दिस वाज टू ग्रेटर एक्सटेंट मोर और लेस लाइक इंडिविजुअल प्रोप्राइटरशिप विद मोर नंबर ऑफ पर्सन्स। तो अब उसमें लिमिटेड कैपिटल चाहिए, बट कंपनी मेरा बड़े फॉर्म में बिजनेस करने के लिए। और सबसे बड़ी ड्रॉबैक क्या थी कि पार्टनरशिप में आपकी जो है ना रिस्क पर्सनल लेवल तक इन्वॉल्व होती है, एक्सेप्ट लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, कि भाई अगर इन केस ऑफ बैंक्रप्सी पार्टनर्स की पर्सनल एसेट्स आर आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर पे आउट इक्विटी। तो जिससे हमने इसलिए कॉर्पोरेट फॉर्म में लिया। कॉर्पोरेट में फॉर्म में क्या होता है, जो शेयर कैपिटल है बेसिकली आपकी जितनी भी टोटल कंपनी कैपिटल है उसका डिफरेंट पोर्शंस मल्टीपल पर्संस को बटा हुआ होता है। तो उसमें आपकी रिस्क भी डाइवर्सिफाई हो जाता है। पहले 40-50 बंदे होते हैं, आज की जो पब्लिक इतनी इन्वॉल्व होती है, तो हर एक का छोटे अमाउंट का रिस्क रहता है। तो शेयर कैपिटल वो आपका छोटा पोर्शन है जो आप एज ए कंपनी के ओनर उस कंपनी में आप कंट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, तो अब शेयर की फेस वैल्यू होती है। फेस वैल्यू कौन सी होती है, जो हमने जब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में जो वैल्यू लिखते हैं, दैट इज फेस वैल्यू। आप ध्यान रखिए, कंपनी एक्ट में जो भी है, मतलब मेमोरेंडम में आपके